हेलो फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं होम रूल लीग पार्ट 2 को। होम रूल लीग पार्ट 1 में हमने देखा था कि इंडिया में 2 होम रूल लीग्स बन चुकी थी। पहली थी लोकमान्य तिलक की होम रूल लीग और दूसरी थी एनी बेसेंट की होम रूल लीग। तिलक की होम रूल लीग काम कर रही थी महाराष्ट्र, सेंट्रल प्रोविंसेस और कर्नाटका में। तो बेसिकली तिलक ने इन एरियाज़ में टोटल 6 ब्रांचेस खोली थी। यहाँ पर इन सभी ब्रांचेस में क्या क्या काम किया जाएगा, कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी, ये पहले से ही डिसाइड किया गया था। मतलब एक्टिविटीज़ पहले से ही प्री डिफाइनड थी। अगर हम एनी बेसेंट की होम रूल लीग की बात करें तो उनकी लीग काम कर रही थी पूरे इंडिया में, सिर्फ उन एरियाज़ को छोड़कर जहाँ पर तिलक की लीग थी। लेकिन तिलक की लीग की तरह यहाँ पर भी सब कुछ पहले से ही प्री डिफाइनड नहीं था। इनफैक्ट ब्रांचेस कितनी होंगी ये भी डिसाइड नहीं किया गया था। यहाँ पर कोई भी 3 मेंबर्स मिलके अपनी एक होम रूल लीग की ब्रांच ओपन कर सकते थे और इसी वजह से एनी बेसेंट की लीग की 200 ब्रांचेस ओपन हो गई, जबकि तिलक की सिर्फ 6 ब्रांचेस खुली थी और ज़्यादा खोलने की परमिशन भी नहीं थी। तो आप सोच रहे होंगे ये लोग होम रूल लीग्स की इतनी सारी ब्रांचेस खोलकर आखिर करते क्या थे। तो सुनो, ये लोग आम लोगों के बीच जाके पॉलिटिकल डिस्कशन करते थे और देश की समस्याओं को समझा के लोगों को सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड के लिए एजिटेट करते थे। लेकिन ब्रांचेस इतनी ज़्यादा खुल गई थी कि कुछ लोगों ने तो सिर्फ टाइम पास के लिए ब्रांचेस खोल कर रखी थी। ब्रांचेस में कोई काम नहीं हो रहा था और ऐसे ही कई सारी इनएक्टिव ब्रांचेस बन गई थी। आपको पता है बहुत सारे कांग्रेस के लोगों ने भी एनी बेसेंट की होम रूल लीग ज्वाइन की थी, इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने एक ब्रांच खोली थी इलाहाबाद में। इसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना बम्बई ब्रांच को हेड कर रहे थे। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है, 2 होम रूल लीग्स की ज़रूरत क्या थी? क्या एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक की आपस में नहीं बनती थी? क्या उन्होंने कभी ये सोचा नहीं कि दोनों मिलकर एक बड़ी होम रूल लीग बनाएं? तो भाई बात ये है कि तिलक और एनी बेसेंट के आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम उनके फॉलोअर्स के बीच में थी। तिलक के फॉलोअर्स एनी बेसेंट को पसंद नहीं करते थे और एनी बेसेंट के फॉलोअर्स तिलक को पसंद नहीं करते थे। तो दोनों ने सोचा कि बेहतर है कि अपने अपने एरियाज़ डिवाइड कर ले। अब अगर तिलक की होम रूल लीग की बात करें तो उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स में 2 एक्स्ट्रा डिमांड्स भी डाल दी। पहली डिमांड ये थी कि इंडियन स्टेट्स को भाषा के आधार पर बनाओ, जैसे मराठी बोलने वालों के लिए एक अलग स्टेट हो, बंगाली वालों के लिए अलग स्टेट हो, पंजाबी बोलने वालों के लिए अलग, मतलब लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन। दूसरी डिमांड ये थी कि एजुकेशन अपनी लैंग्वेज में हो। तिलक कहते थे कि जर्मनी के बच्चे जर्मन में पढ़ते हैं, फ्रांस के बच्चे फ्रेंच में पढ़ते हैं, तो इंडिया के बच्चे इंग्लिश में क्यों पढ़े? हिंदी या अपनी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाओ बच्चों को, ये उनका कहना था। बात तो सही थी, जब बच्चों को अपनी लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा तो उनका भी मन लगेगा। लेकिन ब्रिटिशर्स को तिलक की ये डिमांड पसंद नहीं आई और ब्रिटिशर्स ने कहा ये बहुत दिमाग चला रहा है, इसको शो काज नोटिस भेजो। तो जुलाई 1916 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तिलक को शो काज नोटिस भेजा और बोला तुम्हारे लिए अच्छा ही है कि तुम्हें जेल ही भेज दिया जाए। उस वक्त तिलक ने सब कुछ जेल लिया, उन पर 3-4 केसेस भी चलाए गए, लेकिन नवंबर 1916 तक वो उन सब से बाइज्जत बरी हो गए। और फिर आता है 1916 का लखनऊ सेशन। ये सेशन कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जॉइंट सेशन था और इसे हम लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। दोनों होम रूल लीग्स को अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का मौका दिया गया। ये मान लो कि कांग्रेस ने इन दोनों होम रूल लीग्स के बीच आईपीएल मैच करवा दिया, तो तिलक और एनी बेसेंट जुड़ गए। अब इस आईपीएल मैच को जीतने के लिए तिलक ने पूरी एक ट्रेन बुक कर दी वेस्टर्न इंडिया से लखनऊ तक।
उस ट्रेन का नाम रखा गया कांग्रेस स्पेशल। और एनी बेसेंट ने अपने लीग के मेंबर्स से कहा कि सब डेलीगेट्स बन के लखनऊ सेशन ज्वाइन करो। तो इस सेशन में हज़ारों की तादाद में होम रूल लीग से जुड़े लोग कांग्रेस सेशन अटेंड करने के लिए पहुंच गए। जब कांग्रेस सेशन ख़त्म हुआ तो उसी पंडाल में दोनों होम रूल लीग के मेंबर्स का एक जॉइंट सेशन हुआ। लगभग 1000 मेंबर्स ने ये जॉइंट सेशन ज्वाइन किया। स्टेज पर दोनों लीडर्स थे, बेसेंट और तिलक। इससे समझ आ रहा था कि भाई होम रूल लीग की पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ गई है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि यार ये तो हाथ से निकल रहे हैं और यहाँ पे तो खतरा है अगर ये हमने कुछ नहीं किया। उन्होंने बेसेंट और अरंडिले दोनों को डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और चार्ज लगाया गया सेडिशन का, मतलब ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ साजिश रचाने का। एनी बेसेंट की पॉपुलैरिटी उस वक्त इतनी पीक पर थी कि उनकी अरेस्ट की खबर से पूरे देश में गुस्सा भड़क गया। इससे कांग्रेस का नरम दल वाला हिस्सा यानी मॉडरेटर्स बोले यही वक्त है दिखाने का देश को कि हम में भी आग है। तो मॉडरेटर्स के बड़े लीडर्स जैसे मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे लोग होम रूल लीग ज्वाइन कर लेते हैं। इधर तिलक ने डिक्लेयर कर दिया कि अगर एनी बेसेंट को छोड़ा नहीं गया तो वो पैसिव रेजिस्टेंस और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का जो है रास्ता अपनाएंगे। पैसिव रेजिस्टेंस और सिविल डिसओबीडियंस क्या होता है ये हम लोग डिटेल में समझेंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की वीडियो में। जब इंडिया में ये सब हंगामा चल रहा था वही ब्रिटेन के पार्लियामेंट में नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉन्टेगो ने अगस्त 1917 में एक हिस्टोरिकल अनाउंसमेंट कर दिया। इस डिक्लेरेशन को अगस्त डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। उन्होंने कहा देखो यार अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो ये प्लान कर रही है कि इंडियंस को ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट में शामिल किया जाए ताकि फ्यूचर में इंडियंस खुद इंडिया में एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चला सके। अब आप पूछोगे कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या होती है। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नटशल में उसे कहते हैं जहां इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जब चाहे सरकार को गिरा सके। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ तो एनी बेसेंट और तिलक साहब की होम रूल लीग का ऑब्जेक्टिव ही था सेल्फ गवर्नमेंट और ये मॉन्टेगो भाई जो है वो कह रहे हैं कि हम तो खुद रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देने की बात कर रहे हैं। ऊपर से एनी बेसेंट जेल में बंद है और जब वो अरेस्ट की गई थी तो काफ़ी सारे मॉडरेट कांग्रेस लीडर्स ने भी होम रूल लीग ज्वाइन कर ली थी। और आप तो जानते ही हो मॉडरेटर्स जहां पहुंचते हैं वहां का माहौल ऑलरेडी ठंडा हो जाता है। देखो सिचुएशन अब ये है कि मेन लीडर जेल में है और लीडरशिप आ गई है मॉडरेटर्स के हाथों में, यानी कोई बड़े डिसीजन की उम्मीद आप उनसे कर ही नहीं सकते। और उधर मॉन्टेगो साहब जो है वो कहते हैं कि हम रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट खुद देने के लिए तैयार है। तो मॉडरेटर्स तो पहले से ही खुश थे। फिर सितंबर 1917 में एनी बेसेंट जेल से रिहा हो गई। वो तो इसलिए छूटी क्योंकि मॉन्टेगो के डिक्लेरेशन के बाद होम रूल लीग की डिमांड सेडिशन की कैटेगरी से बाहर हो गई थी। लेकिन जब वो फाइनली सितंबर 1917 में जेल से बाहर आई तो इन बड़े मॉडरेट लीडर्स के होते हुए वो होम रूल लीग को इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। और इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक भी सितंबर 1918 में लंदन चले गए थे वैलेंटाइन कैरोल के अगेंस्ट एक केस लड़ने के लिए। एक्चुअली वैलेंटाइन कैरोल ने एक बुक लिखी थी इंडियन अनरेस्ट जिसके कुछ कंटेंट पे तिलक को ऑब्जेक्शन था। तो भाई साहब एक तरफ एनी बेसेंट डिसीजन लेने की कंडीशन में नहीं थी और तिलक भी लंबे समय के लिए इंडिया छोड़कर लंदन चले गए। ऊपर से मॉन्टेगो डिक्लेरेशन ने मॉडरेटर्स को पहले से ही खुश कर दिया था। तो सभी फैक्टर्स के चलते ये दोनों होम रूल लीग्स जिन्हें हम ऑल इंडिया होम रूल लीग के नाम से भी जानते हैं धीरे धीरे फेड हो गई। और फाइनली 1920 में क्या होता है कि वो कांग्रेस में मर्ज हो गई। कौन? ऑल इंडिया होम रूल लीग। अब ये जो मूवमेंट उठी थी ये ऐसे ही बाड़े में नहीं उठी थी, फालतू में नहीं उठी थी। होम रूल लीग्स जो है कोई हवाबाजी नहीं थी। इन्होंने एक्चुअली काफ़ी सॉलिड इम्पैक्ट डाला फ्रीडम स्ट्रगल पे। समझो कि कांग्रेस जो पहले बस ड्राइंग रूम में
चाय पकोड़े के साथ डिस्कशंस करती थी, उससे निकल के ग्राउंड पे इस मूवमेंट ने उनको ले आया और एक तरह से गांधी जी के मास मूवमेंट वाले दौर का ट्रेलर था। पहला बड़ा चेंज ये था कि अब तक तो सिर्फ पढ़े लिखे एलीट लोग ही अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन होम रूल लीग मूवमेंट ने ये स्पॉटलाइट घुमा के सीधा जनता की तरफ डाल दिया। अब बात सिर्फ वकीलों और प्रोफेसर्स तक सीमित नहीं रही थी, गांव के लोग भी सोचने लगे, हाँ भाई आज़ादी हमारी भी जो है चिंता है। दूसरा चेंज ये था कि उन्होंने टाउन और विलेज के बीच एक ऑर्गेनाइजिंग का सेटअप खड़ा कर दिया था। आज जिसे हम ग्रास रूट्स बोलते हैं ना, उसकी शुरुआत यही से हुई। बाद में जब गांधी जी आए तो ये लिंक बहुत काम आया। तीसरा बड़ा फायदा ये हुआ कि एक पूरी जनरेशन तैयार हो गई जो देश के लिए जान भी देने वाली थी। अब उनका मूड अब बदल गया था, देशभक्ति उनके ब्लड में आ गई थी। और चौथी बात ये कि जनता पॉलिटिक्स के लिए तैयार होने लगी। गांधी जी जब नॉन कोऑपरेशन, सत्याग्रह और जेल बराई लेके आए तो लोग कंफ्यूज नहीं हुए। होम रूल लीग मूवमेंट ने ऑलरेडी उनको डेमो दे दिया था। भाई मॉन्टेगो साहब का अगस्त 1917 वाला डिक्लेरेशन जो था, मॉन्टेगो रिफॉर्म्स जो था, वो भी बिना होम रूल के पॉसिबल नहीं था। थैंक यू। इन्होंने अंग्रेज़ों को थोड़ा हिलाया तो सही। और एक और बड़ी बात, लखनऊ पैक्ट 1916, जहां एनी बेसेंट ने मॉडरेटर्स और एक्सट्रीमिस्ट्स को एक ही टेंट में लाया। कांग्रेस फिर से एक जिंदा लाश नहीं बल्कि एक एक्टिव पॉलिटिकल बॉडी बन गई। और लास्ट में ये बात है कि होम रूल मूवमेंट ने पूरे फ्रीडम स्ट्रगल को एक नए मोड में डाल दिया, जैसे किसी स्लो मूवी में अचानक फास्ट पेस्ड थ्रिलर वाला ट्विस्ट आ जाए। अर्जेंसी क्रिएट हो गई, लोग समझने लगे कि अब नहीं तो कब। तो भाई ये था होम रूल लीग मूवमेंट का पार्ट 2 जो हमने डिस्कस किया। हिस्ट्री में ऐसे ही मज़े हैं, बस सुनाने वाला थोड़ा फिल्मी होना चाहिए। अगर मज़ा आया हो तो बोलो अगली बात गांधी जी के एंट्री से शुरू करें, है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स, गुड लक।